कई बार इतिहास के पुराने पन्नों को पलटकर वर्तमान के कई उदाहरण तय किए जा सकते हैं। हो भी कुछ ऐसा ही रहा है आज की राजनीति में। वैसे आपने अगर गौर किया हो तो पिछले काफी दिनों से संसद ठप है। बीजेपी राहुल गांधी से उनके लंदन वाले बयानों पर माफी मंगवाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करने के मूड में नहीं है। यही द्वंद्व सदन में दिखाई दे रहा है। सदन की कार्रवाई हंगामे की वजह से ठप हो रही है। राहुल गांधी ने लंदन में अलग अलग मंचों पर जो बयान दिए, उनको लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हावी है, लेकिन राहुल गांधी किसी भी हालत में चुप रहने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने कल ही वायनाड में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बीजेपी का पारा हाई हो गया है। राहुल गांधी ने कल वायनाड में कहा कि बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को संपूर्ण भारत मानते हैं। पहले हम आपको यह पूरा बयान सुनवाना चाहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मीर जाफर की, जिसकी तुलना राहुल गांधी से आज की जा रही है, और यह भी बताएंगे कि आखिर यह तुलना क्यों हो रही है। Now there is a confusion in the mind of the Prime Minister, of the BJP and of the RSS. They are under the impression that they are India. They think that they themselves are the whole of India. The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. He is one individual citizen of this country. So the BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country. And this country is not the RSS or the BJP or Mr. Narendra Modi. And in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things. In fact, by attacking democratic structures, by attacking the institutions of this country, the Prime Minister, the BJP and the RSS are attacking India. And there is no condition under which I will stop saying this. राहुल गांधी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है, और यही वजह है कि पिछले काफी दिनों से सदन में हंगामा कर रही बीजेपी ने आज राहुल गांधी को मीर जाफर ही बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लंदन में दिए गए बयानों को आधार बनाते हुए राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो भारत के शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए लंदन में बयान दे रहे हैं। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना उस मीर जाफर से की जिसने वर्ष 1757 पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री भारत में करवाई और बंगाल का 24 परगना उसे तोहफे के तौर पर दे दिया था। मीर जाफर को देश की गद्दारों की श्रेणी में डाला जाता है। यह एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मणिशंकर अय्यर एंड राहुल गांधी? ये मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वह भी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है,
नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। मीर जाफर को लेकर सियासत तेज हो गई। अब सवाल यह उठा कि मीर जाफर का नाम क्यों लिया गया, और मीर जाफर दरअसल वो कौन शख्स है जिसे गद्दारों की श्रेणी में रखा जाता है। हमने भी इतिहास के पन्नों को आज पलटा है। आपको उदाहरण के तौर पर पूरी कहानी आज हम बताएंगे, लेकिन इसके सबसे पहले राजनीतिक मायने समझिए। संबित पात्रा ने एक खास मकसद से राहुल गांधी को मीर जाफर बताया। दरअसल मीर जाफर को गद्दारों की सूची में डाला जाता है, और बीजेपी का मानना है कि जो काम मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत बुलाकर किया था, वही काम राहुल गांधी ने लंदन जाकर किया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उनकी तुलना मीर जाफर से की जा रही है। तो हम आपको लंदन में दिया गया राहुल गांधी का एक बयान सुनवाते हैं। उसको सुनने के बाद शायद आप समझ पाए कि मीर जाफर और राहुल गांधी के विचारों में बीजेपी क्या समानता देखती है। वो बयान सुनने से पहले आपको उसकी भूमिका भी बताते हैं। राहुल गांधी जब लंदन गए थे तो उस दौरान वो जिन मंचों से संबोधन कर रहे थे, हर मंच पर उन्होंने एक ही बात कही, भारत में लोकतंत्र खतरे में, भारत में लोकतंत्र खतरे में, भारत में लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी हर जगह यह एहसास दिला रहे थे कि भारत में लोकतंत्र वाकई इस वक्त खतरे में है। राहुल गांधी लंदन के मंचों से पूरी दुनिया को यह बता रहे थे कि भारत में लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है। यानी जो आप मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार चुनते हैं, वो है ही नहीं। वो विपक्ष के तौर पर लोकतंत्र बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपको वो बयान हम सुनवाते हैं। अब एक बार बयान सुनिए। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem with regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. आपने बयान सुन लिया। इस बयान को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया? देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता और विपक्ष के अहम सांसद राहुल गांधी ने खुले तौर पर जो कहा, उसका मतलब यही निकलता है कि भारत में लोकतंत्र इस हद तक खत्म हो चुका है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को उसे बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मीर जाफर की सोच और राहुल गांधी के विचारों में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था। चलिए अब इतिहास के पन्नों को देखिए। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मीर जाफर ने अपने फायदे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत बुला लिया था। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के लिए आमंत्रित किया है, वो भी कहां? विदेशों में जाकर। एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी देश के करोड़ों मतदाताओं के वोट को गलत ठहरा रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और देश की चुनी हुई सरकार को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। और जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, ठीक वैसे ही वो इस चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए विदेशी ताकतों से मदद का आह्वान कर रहे हैं। एक विपक्ष के नेता के तौर पर, एक विपक्षी के तौर पर राहुल गांधी देश में बनाई जा रही नीतियों का विरोध कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है। वो सरकार के उठाए गए कदमों का विरोध कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। वो उन कमियों के बारे में बता सकते हैं जो सरकारी नीतियों में रखी गई है। लेकिन एक नेता के तौर पर जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ये दौरा आधिकारिक ना हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आने के बाद अगर वो सांसद के तौर पर विदेशी सरजमी से ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र के रक्षकों को भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए,
तो ऐसे बयानों को किस श्रेणी में रखा जाए, इस सवाल का जवाब हम आप दर्शकों पर ही छोड़ना चाहते हैं। आप तय कर लीजिए। लेकिन यह सवाल आप इसका जवाब तलाशें उससे पहले कुछ पन्ने और भी हैं जिनका जिक्र आज हम करेंगे। वैसे राहुल गांधी का यह बयान ही उनकी परेशानी का कारण नहीं है। राहुल गांधी ने चिंताओं की एक माला तब अपने गले में डाली जब उन्होंने चीन को लेकर सद्भावना पसंद देश बता दिया था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चीन को लेकर। जिस चीन की लगातार चालाकियों के किस्से आप सुनते हैं, उस चीन को लेकर सद्भावना पूर्ण देश तक करार दे दिया था राहुल गांधी ने। अक्सर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी चीन को लेकर सॉफ्ट रहती है। हालांकि सीमा पर चीन के कब्जे को लेकर वो बीजेपी को कमजोर शासन चलाने वाली पार्टी भी बताती रही है, लेकिन जब बात चीन पर सीधे तौर पर अपने विचार रखने की आई तो राहुल गांधी ने चीन को सद्भावना पसंद देश बता दिया था। एक ऐसा देश जिससे भारत का सीमा विवाद हो, जिसके सैनिक आए दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ करके टेंट लगाने की कोशिश करते रहते हो, जिसकी सेना की वजह से भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं। उस देश को राहुल गांधी सद्भावना पसंद देश मानते हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनको आधिकारिक तौर पर कभी दुश्मन नहीं कहा जाता, लेकिन जिनकी हरकतें दुश्मनों वाली हैं। उनके लिए राहुल गांधी के मन में सॉफ्ट कॉर्नर होना शंका पैदा करता है। हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने चीन के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया था। एक बार वो भी सुनिए आप। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain. They've had revolution. They've had civil war. They've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. चीन को लेकर राहुल गांधी के विचार भी आपने सुन लिए, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन या पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का प्रेम सामने आया हो। कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि पाकिस्तान और चीन ने दोस्ती के नाम पर हमेशा धोखा ही दिया है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं भी दर्ज है जिसमें इन दोनों देशों ने भारत के साथ धोखाधड़ी ही की है, लेकिन बावजूद इसके सत्ता के लालच में कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जिसने देश की जनता को अपने विपक्ष से निराशा के तौर पर और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे मणिशंकर अय्यर ने एक बार कहा था कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को हराने के लिए कांग्रेस और पाकिस्तान एक साथ आ सकते हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान एक साथ आ सकते हैं। अब इस बयान को आप किस नजरिए से देखेंगे? क्या इस तरह के बयान एक जिम्मेदार विपक्षी नेता के हो सकते हैं? शायद नहीं। चीन में सद्भावना नजर आती है, राहुल गांधी ने यह बताया और मणिशंकर ने जो बातें कही वो भी आपने सुन लिया। अब बीजेपी के पास दरअसल मौका इसी बात को लेकर है। बीजेपी ये कहती है कि जब बात देश की होती है, देश के अंदरूनी मामलों की होती है, तो उस वक्त कोई भी नेता देश के बारे में सोचे, लेकिन आप जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते हैं तो ऐसे वक्त पर आपको उन बयानों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे देश की छवि धूमिल ना हो। देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना सीधे तौर पर हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा है। वैसे राहुल गांधी पर बीजेपी के मीर जाफर वाले बयान के बाद कांग्रेस ने कई ज्यादा नाराजगी जताई और राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और बीजेपी के राहुल पर दिए गए मीर जाफर वाले बयान पर अब घमासान मचा हुआ है। यह स्थिति लगातार अब और ज्यादा राजनीतिक रंग ले रही है और इसलिए हम आपको प्रतिक्रियाएं भी अब सुनवाते हैं। वो तो मीर जाफर है ही, हाँ, जो देश के ऊपर हमले कर रहा है। कोई ऐसा मौका नहीं जो व्यक्ति सोचता संसद का सदस्य होने के बाद भी संसद में खड़े होकर के क्या नाम है, उन्होंने संविधान को साक्षी मान करके क्या नाम है, संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा के साथ काम करने की जो कसम खाई है उसका अपमान कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अपराध किया इसके लिए उन्हें माफी की मांग की। मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे,
उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। राहुल गांधी जी का विदेशी धरती से भारत पर बार बार प्रहार करना, बदनाम करना और झूठ फैलाना और उसके बाद माफी भी नहीं मांगना, चोरी ऊपर से सीना, ये अपने आप में दिखाता है कि वो, और हमने एक सवाल पूछे उसका आज तक जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा ऑक्यूपेशनल फोर्स है भारतीय सेना लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस पार्टी लद्दाख अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं माना? उन्होंने कहा लोकतंत्र की सफाई हो रही है, कांग्रेस की सफाई हो रही है भारत के लोकतंत्र। सरकार के कामों की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं होता। सरकार देश से बनती है, देश सरकार से नहीं बनता। यह बात शाह और शहनशाह और उनके तमाम वजीरों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और उनके जो भोंपू मित्र हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए। शाह और शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं कि आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मकान मालिक देश की जनता होती है, तो आप अपने आप को किराएदार मान के चलिए। आपसे बड़े बड़े लोगों को, आपसे कहीं बड़े कद में कहीं बड़े लोगों को इस पद पर बैठाया है जनता ने और पद से उतारा भी है जनता ने। देश में जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है, ये आपने देखा। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हर दौर में हमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाते हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए देश का सम्मान, देश की जनता का भविष्य दांव पर लगाया है। अपने लाभ के लिए देश और देशवासियों के हित का सौदा करने की ये कुप्रथा हजारों साल पुरानी है। केवल मीर जाफर ही नहीं, हम आज आपको ऐसे कई उदाहरण देने वाले हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं थी। ये जो अपने फायदे के लिए देश से समझौता करने वाली सोच है, उससे कुछ ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हैं। इसकी शुरुआत हम भारत में आए आक्रमणकारी सिकंदर से करते हैं। आज से करीब 2300 वर्ष पहले पंजाब में दो शक्तिशाली राजा थे। एक थे राजा पोरस और दूसरे थे राजा आम्भी। राजा आम्भी राजा पोरस से ईर्ष्या करते थे, जलते थे। जब सिकंदर अपनी सेना के साथ मध्य एशिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर अपना शासन जमा चुका था, तब राजा आम्भी ने अपने लालच की वजह से सिकंदर को महंगे तोहफे भिजवाए थे। इसके अलावा उसने राजा पोरस पर हमला करने का निमंत्रण भी दिया था। वो खुद भी सिकंदर का साथ देने के लिए तैयार था। सिकंदर की सेना और राजा आम्भी ने मिलकर राजा पोरस पर हमला कर दिया। राजा पोरस ये युद्ध नहीं जीत पाए, लेकिन पोरस की वीरता और देशभक्ति से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका पूरा क्षेत्र वापस दे दिया था। 11वीं शताब्दी में दिल्ली में पहली इस्लामिक सल्तनत लाने वाला मोहम्मद गौरी भी एक भारतीय राजा के निमंत्रण पर ही भारत आया था। 16वीं शताब्दी में अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में इस बात का जिक्र मिलता है। इसमें बताया गया है कि उस वक्त राजा जयचंद दिल्ली का शासन चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने पृथ्वीराज को हराने के लिए अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। हालांकि कई आधुनिक इतिहासकारों ने इस ऐतिहासिक घटना पर सवाल उठाए हैं। उसके मुताबिक जयचंद ने भी मोहम्मद गौरी का डटकर मुकाबला किया था और चंद्रबर डाई के काव्य पृथ्वीराज रासो में ऐसा कहा गया है कि राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के विवाह के खिलाफ भी थे और ऐसा माना जाता है कि इस वजह से उन्होंने मोहम्मद गौरी को हमले का निमंत्रण दिया था। यानी इन दोनों उदाहरणों में आप ये जान लीजिए कि किसी बाहरी को बुलाया गया देश में सत्ता देने के लिए। अब ऐसा उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। उदाहरण और भी है। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली को भी भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण मिला था। तब दिल्ली पर मुगलों का शासन था, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों पर मराठा शासन था और उस वक्त मुगलों की सेना का अधिकारी नजीब उद दौला मराठाओं के बढ़ते वर्चस्व से परेशान था। मराठाओं को हराने के लिए उसने अहमद शाह अब्दाली को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उसने मराठा शासन के खिलाफ जिहाद करने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया था।
इसके बाद वर्ष 1757 में देश के साथ गद्दारी के लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा और वो नाम था मीर जाफर का। वही मीर जाफर जिस पर आज राजनीति हो रही है। अब इसकी कहानी भी जानिए। उस समय बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला का शासन था, लेकिन मीर जाफर खुद नवाब बनना चाहता था। इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव से कहा कि अगर उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख पाउंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को 2.5 लाख पाउंड और पूरे बंगाल में बिना किसी टैक्स के व्यापार करने का अधिकार दे देगा। यही नहीं, मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना क्षेत्र देने का वायदा भी किया था। और जून 1757 में जब प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला की सेनाएं आमने सामने थीं, उस सिराजुद्दौला की सेना का कमांडर मीर जाफर ही था। और युद्ध जब शुरू हुआ तो मीर जाफर के आदेश पर सिराजुद्दौला की सेनाएं बट गई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी ही आसानी से सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यह है मीर जाफर का इतिहास। 20वीं शताब्दी में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। वर्ष 1919 में जब भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब इसके अगुवा थे मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन तुर्की की खलीफा प्रथा को बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों ने चलाया था और उस दौर में भारतीय मुसलमानों ने भी इसका समर्थन किया था। इस दौरान वर्ष 1921 में मोहम्मद अली ने अफगानिस्तान के शासकों को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया था। एक पत्र के जरिए यह अपील की गई थी कि अफगानिस्तान के शासक भारत पर हमला करें तो खिलाफत आंदोलन में शामिल लोग उनकी मदद करेंगे। इन ऐतिहासिक घटनाओं से एक बात साफ है कि देश पर जब भी कोई बड़ा खतरा आया है तो वो अपने आप नहीं आया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ रहा है जो इसी देश का नागरिक था। ये घटनाएं बताती है कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं रही है। अपने फायदे के लिए देश की सुरक्षा, उसके सम्मान से खिलवाड़ करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है और इसलिए ये चंद उदाहरण आपके सामने थे और इन उदाहरणों से आप अपने राजनीतिक मायने खुद तय कर सकते हैं। हमारा काम था आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि मीर जाफर का उदाहरण बीजेपी क्यों पेश कर रही है। जी न्यूज़।